मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं की परीक्षा इस वर्ष बोर्ड परीक्षा होना है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे, जिसमें कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे इन्हीं प्रश्न बैंकों में से पूछे गए थे। तो इसकी तैयारी के लिए आज मैं आपको कक्षा 8वीं की गणित का प्रश्न बैंक लेकर के आया हूँ। देखिए, इनके प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रश्न है क्रमांक 40। इसके पहले वाले जो प्रश्न हैं वो हमने भाग 4 इसकी वीडियो बनाई है, उसमें भाग 4 में आप पहले वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है कि 4 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में या 1 वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। यदि हम वर्ग लगा देते हैं यानी 2 की घात लगा देते हैं तो 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम 100 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो 1000 100 का वर्ग करेंगे तो 100 गुणित 100 आ जाएगा, 100 गुणित 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। यानी 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा 4 वर्ग मीटर, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का हम गुणा कर देंगे। तो 4 वर्ग मीटर बराबर, तो 4 का यहाँ गुणा आ जाएगा, 4 गुणित 10,000 यानी कितना हो जाएगा, 40,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किस में दिया गया है, ये दिया गया हमारे डी वाले ऑप्शन में, विकल्प में। देखिए, ये लिखा 40,000, तो इसको क्या में बदल दिया है, वर्ग सेंटीमीटर में। यहाँ हम लिख देंगे 40,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जो इसमें प्रश्न क्रमांक 41 दिया गया है। इसको देखिए, इसमें है कि 7 पर 2 की घात को किस प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए, 7 गुणित 2 लिखा, 7 धन 2 लिखा, 7 गुणित 7 लिखा और 7 बटे 2 लिखा। किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 7 पर 2 की घात है यानी 7 को 7 गुणित 7 लिखेंगे। यह किस में दिया, ये सी वाले विकल्प में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है इनके विकल्प पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो प्रश्न है क्रमांक 42 दिया गया है, ये देखिए। तो इस प्रश्न जो हमारा 42 दिया गया है, इसमें देखिए, बहुपद p पर 3 की घात ऋण 27 का एक गुणनखंड p वर्ग धन 3p धन 9 है। तो इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे जो p पर 3 की घात है और यहाँ ऋण 27 लिखा है, 27 यानी 3 पर 3 का घन हो जाएगा, यानी 3 पर 3 की घात। तो इसका क्या सूत्र होता है, तो इसके बराबर हो जाता है p ऋण 3 और कोष्टक के अंदर में ये एक गुणनखंड होता है। ये पूरा एक हमारा सर्वसमीका दी गई है, तो ये सर्वसमीका हो जाती है यहाँ पर। तो ये हो जाती है p वर्ग और यहाँ पे आ जाता है धन, क्योंकि ऋण की संख्या है। तो यहाँ आ जाएगा ab यानी p3 यानी 3p लिखेंगे इसको, और यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग। ये हमारा गुणनखंड जो कि दिया गया है। तो 3 का वर्ग यानी 9 होगा, तो यहाँ 9 लिख दिया गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका दूसरा गुणनखंड जो है p ऋण 3 होगा, जो कि हमारे विकल्प डी में दिया गया है। डी यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे कि p ऋण 3। यदि मान लीजिए यहाँ इस ऋण की जगह पर धन हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा गुणनखंड p धन 3 होगा, और जहाँ पे ये ऋण 3p लिखे वो धन 3p लिखे हैं, यहाँ पे संख्या ऋण हो जाएगी। हमारे इस समीकरण में यहाँ पे ऋण आ जाता है। ठीक, तो इसको इस प्रकार से हमें लिखना है। यदि ऋण वाला है तो ये ऋण 3 एक गुणनखंड होगा और दूसरा गुणनखंड ये हमें इसमें दिया गया है। और धन वाला हो यदि मान लीजिए तो वो धन वाला ये दूसरा गुणनखंड होगा, और पहले वाले में अंदर वाली जो संख्या होती है यहाँ पे ऋण आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए।
ये देखिए जो प्रश्न क्रमांक 43 दिया गया है, इसमें लिखा है कि बीजीय व्यंजक ऋण 3x पर 4 की घात और z का वर्ग में संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो इसका संख्यात्मक गुणांक देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे ये व्यंजक दिया गया है इसमें एक दूसरे के गुणांक में है। तो यहाँ लिखें हम कि 3 गुणित x गुणित y पर 4 की घात और गुणित z का वर्ग, इस प्रकार से ये लिखी गई हैं। यहाँ संख्यात्मक गुणांक पूछा है, संख्या पूछी गई है, तो इसकी संख्या आती है ऋण 3, जो कि हमारे बी वाले विकल्प में दी गई है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऋण 3, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर में हम बी और ऋण 3। तो हमें इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तरों में लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें प्रश्न देखिए 44 दिया गया है, इसमें लिखा है कि घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है। तो घन होता है और घनाभ होता है, तो घन और घनाभ दोनों में कोरों की संख्या जो है 12 होती है। तो देखिए ये जो हमारा घन या घनाभ बनता है इस प्रकार से, ये जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया, यहाँ पे देखें तो ये जो है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि देखिए इस प्रकार से घन बनता है। ये ऐसा ये घन बना देते हैं, यहाँ देखिए ये घन हो जाता है। और जो इसमें है ये जो हमारी भुजाएं हैं ये सभी इसकी क्या कहलाती हैं, कोरें हैं। तो इनको हम बोलते हैं, इनकी गिनती कर लेते हैं तो ये हमारी 12 हो जाती हैं। तो घन या घनाभ में 12 कोरें होती हैं। 8 इसमें शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष हैं, और इसमें 6 फलक होते हैं यानी फेस होते हैं। तो इसमें 6 फलक होते हैं घन या घनाभ में, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगले प्रश्नों को, क्योंकि हमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अंत तक देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 45। इसमें दिया है कि वर्ग की भुजा को 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। यदि वर्ग की भुजा है, वर्ग बना हुआ है, यदि हम 2 गुना कर देते हैं तो जो उसका क्षेत्रफल है वह 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें 4 गुना दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में 4 गुना लिखा है, तो सी यहाँ हम लिख देंगे 4 गुना, क्योंकि इसमें लिखा कि प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया गया है। तो यहाँ देखिए जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्ग होता है, ये हमने वर्ग बना दिया। अब इसमें लिखा है कि इसकी भुजा को 2 गुना करने पर, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये भुजा थी, इसको 2 गुना कर दिया, तो ये जो हमारी दूसरी भुजा होती है इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसा 2 गुना कर देंगे। तो ये 2 गुना करेंगे, ये भी भुजा हमारी दुगनी हो जाएगी। तो अब देखिए इस प्रकार से सभी भुजाओं को 2 गुना करने पर ये कितने हमारे वर्ग बन जाएंगे, 4 वर्ग बन गए। तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना, बस। तो इस प्रकार से हमें इसका क्षेत्रफल कितना लिख देना है, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए आगे प्रश्न देखिए इसके। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो आगे 46वां दिया गया है, इसमें लिखा है कि संख्या 2, 4, 6, 8 का माध्य क्या होगा। अब हमें इसका माध्य निकालना है, तो किसी भी संख्याओं के जब माध्य हम निकालते हैं, माध्य यानी होता है हमारा औसत। ये औसत हम निकाल के आ रहे हैं, सीख के आ रहे हैं पिछली कक्षाओं में, कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे जितनी संख्या होती हैं उनकी संख्या लिख देते हैं नीचे। तो ये देखिए यहाँ सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो यहाँ है 2 धन 4 धन 6 धन 8, इनको जोड़ देंगे और बटे में संख्याएं हैं हमारी 1 2 3 4, तो हम बटे में लिख देंगे 4, यानी 4 से हमें भाग लगा देना है। तो यहाँ देखिए जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो 20 में 4 का भाग लगाना है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इसका माध्य क्या आ जाएगा, 5। तो ये देखिए जो कि हमारे ऑप्शन में विकल्प में सी में दिया गया है 5। तो यहाँ हम उत्तर के रूप में ऐसा सी और 5 लिख देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और यदि समझ में आ रहे हैं तो आप एक लाइक निश्चित ही कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में हमें ध्यान नहीं रहता है। और जो हमारा ये बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है, जो घंटी बनी रहती है, उसको भी आप
क्लिक कर दीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक ये जो आगे 47वां दिया गया है, इसको देखिए। इसमें है p ऋण 3 धन p धन 4, ये दो गुणनखंड दिए गए हैं। तो इनका गुणनफल क्या होगा? अब हमें इनका गुणनफल निकालना है। यदि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए? तो देखिए हमें गुणा करके ही इन संख्याओं को लिख लेना है। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। p का गुणा हमें किस में करना है? p धन 4 में करना है। और इसके बाद में देखिए ऋण 3 का गुणा करना। किसका गुणा करना? ऋण 3 का गुणा भी हमें p धन 4 में करना है। तो ठीक इस प्रकार से इनका गुणा कर लीजिए। p का p में गुणा हो जाएगा तो p का वर्ग, और p में 4 का गुणा होगा तो 4p आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 4p। और यहाँ ऋण 3p आ जाएगा। 3 का अंदर गुणा कीजिए तो ऋण 3p, और ऋण का अंदर गुणा होगा तो ऋण 4 3 12, ये हो जाएगा। अब देखिए 4p में से 3p को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारी संख्या यहाँ पे जो समीकरण व्यंजक है, ये व्यंजक बन जाएगा p वर्ग धन p ऋण 12। तो अब ये देखिए कि इनका गुणा करने पर गुणनफल p वर्ग धन p ऋण 12 किस में दिया गया है? ये देखिए हमारे बी वाले विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये बी में दिया गया है। बी वाला उत्तर हमारा सही है। तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर के रूप में कि बी, और यहाँ लिख देंगे p वर्ग धन p ऋण 12। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक जो 48 है, इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा बहुपद त्रिपदीय है? जिसमें 3 पद हों वो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं कि इसमें जो ए दिया गया है, इसमें 2 पद हैं। बी वाले में ये 2 पद हैं, 3 पद हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ घनमूल लगा हुआ है। और जिस भी संख्या पर या किसी भी चर राशि पर इस प्रकार से हमारा वर्गमूल या घनमूल लगा हो, बटे की घात लिखी हो, तो वह जो है हमारा बहुपद में नहीं आता है। उसको हम पदों में गिनती नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। सी वाला देखिए इसमें 3 दिए गए हैं, तो ये हमारा बहुपद है। डी में एक ही पद दिया गया है, तो हमें त्रिपदीय निकालना था जिसमें 3 पद हों। तो ये सी वाले विकल्प में 3 पद दिए गए हैं। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे कि x पर 3 की घात y धन 1, ये हमें दिया गया है। तो ये हमारा उत्तर इसमें सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसके अगले प्रश्न को प्रश्न क्रमांक यहाँ दिया गया है 49। तो देखिए ये है प्रश्न क्रमांक 49। इसमें है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जिसमें 9 आते हैं वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती। तो ये किस में दी गई? ये बी वाले विकल्प में दिए गए हैं 99,999। ये 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ बी और उत्तर के रूप में हम लिखेंगे 99,999। इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे। तो देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं इस प्रकार। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी इसी प्रश्न बैंक के और भी ऑब्जेक्टों वाले प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।